साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज भी हम कम वक्त में आपका और हमारा कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर जानेंगे कि किस तरह मुसलमानों के बिना दुनिया अधूरी है। चाइना, रूस के बाद फ्रांस का यूटर्न और म्यांमार, श्रीलंका के बाद इजराइल की तबाही से लेकर भारत के चुनाव तक। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। ये पुराना वीडियो है। YouTube ने इस पर स्ट्राइक देने की वजह से इसे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम कुछ सीन्स हटाकर दोबारा अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी बेहद अहम तरीन है। हमारा मकसद सिर्फ सही जानकारी आप तक पहुंचाना है। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा इस्लाम मुखालिफ दौर में कहीं कुरान को जलाया जा रहा है तो कहीं मुसलमानों की मोब लिंचिंग की जा रही है। कहीं गाय के नाम पर मारा जा रहा है तो कहीं झूठे इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल का जुल्म तो इथियोपिया में टिग्रे समुदाय का नरसंहार। लेकिन कुछ सालों में काफी बदलाव आए हैं। उधर जालिम चीन ने मुसलमानों पर नर्म रवैया इख्तियार किया है तो रूस मुसलमानों को करीब कर रहा है। अमेरिका भी जान गया है कि मुसलमानों के बिना दुनिया की राजनीति मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक जमाने में मुसलमानों पर जुल्म करने वाला रूस आज इस्लाम के इतना करीब आ गया है, यहाँ तक कि पासपोर्ट पर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब वाली तस्वीर की इजाजत दे दी है। यानी अब रूस में मुस्लिम महिलाओं को किसी भी सरकारी दफ्तर में हिजाब को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी और कुरान की बेहुरमती करना कानूनन जुर्म होगा। इसके साथ ही पिछले 10 साल से रूस ने तुर्की, UAE, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और चेचन से गहरे रिश्ते बनाए और आज सुपर पावर मुल्क है रूस। अपनी जान पर खेलकर रूस की हिफाजत चेचन के मुसलमान कर रहे हैं। रूस ने यूरोप को लात मारी और अरब मुल्कों को साथ लिया और आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप के लिए सरदर्द, अमेरिका के लिए खाहांतरा बने हुए हैं। That's the best slogan. Leave our kids alone. SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब रईसुद्दीन, मोहम्मद जाकिर साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। पश्चिमी मीडिया जिस चाइना को उइगर मुसलमानों का कातिल बताती थी, चाइना को मुसलमानों पर जुल्म करने वाला तानाशाह बताती थी। आज उसी चाइना ने उइगर मुसलमानों को एक ऊंचे मुकाम पर बैठाया। उइगर मुसलमानों का राज्य शिनजियांग दुबई से कम नहीं। चाइना ने शिया ईरान से सुन्नी अरब की दोस्ती करवाकर मगरिबी मुल्कों ने शिया सुन्नी में डाली हुई दरार को मिटाया। 2021 में आज़ाद हुए अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया और अफगानिस्तान को कर्ज से आज़ादी दिलाई। आज चाइना 10 ग्राम बारूद या एक गोली चलाए बिना ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, तुर्की को साथ लेकर सुपर पावर बन चुका है। शिनजियांग में लगभग 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो इस राज्य का 55% हिस्सा है। शिनजियांग में बने हुए प्रोडक्ट्स सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिनजियांग की आज की GDP 1.77 ट्रिलियन है, जो भारत के GDP से आधी और उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि शिनजियांग चाइना ने कब्जा किया हुआ राज्य है और चाइना भारत का नंबर एक दुश्मन मुल्क में गिना जाता है। चार्ली हेब्दो जैसी घिनौनी मीडिया के जरिए पैगंबरे इस्लाम के शान में गुस्ताखी और 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले फ्रांस को भी अक्ल आ गई। अपने दोस्त इजराइल को लात मारकर यूरोप से पंगा लेकर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान के जरिए अफ्रीका के मुस्लिम मुल्कों से खदेड़े जाने के बाद फ्रांस भी जान चुका है, उसे गलती का एहसास हुआ है कि मुसलमानों के बिना फ्रांस अधूरा है। अभी हाल ही यानी जनवरी 2024 में सऊदी अरब गए फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन को 4 घंटे इंतजार कराया और बेइज्जत करके भगाया गया था। फ्रांस अब इस्लामी मुल्कों के चक्कर काट रहा है। फ्रांस भी समझ गया कि मुसलमानों के बिना उसकी दुनिया अधूरी है और दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने ऐलान किया कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे। इसी तरह कई मुल्क हैं अपनी अक्कड़ दिखाते थे, इस्लाम के खिलाफ खूब उछल कूद करते थे, जहर उगलते थे। उनमें से ये कुछ मुल्क थे जिन्होंने मुसलमानों को साथ लेकर खुद भी तरक्की कर गए और मुस्लिम मुल्कों को भी ऊंचाई पर पहुंचाया। अब जानते हैं तबाह मुल्कों के बारे में, जिन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया और आज कुछ अपना वजूद बचाने में लगे हैं तो कुछ का वजूद बाकी भी नहीं रहा। श्रीलंका। मुसलमानों को लेकर विवादित मुल्कों में श्रीलंका भी बहुत झंडे गाड़ चुका है। हिजाब बैन, अजान बैन, मस्जिदों में तोड़फोड़ जैसी घटिया हरकतों में श्रीलंका का नाम बहुत चर्चा में रहता था। राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक नेता ही अपने मुल्क की तबाही की वजह बने, चाहे वह हिटलर हों, जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे, बर्मा के बामर नेता, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की या घौर सांप्रदायिक राष्ट्रवादी यानी एक्सट्रीम कम्युनल नेशनलिस्ट नेता गोटाबाया राजपक्षे हों। जुलाई 2022 को श्रीलंका के एक्सट्रीम कम्युनल राष्ट्रपति राजपक्षे पर ऐसा बुरा वक्त आया कि उसे अपना वही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, जिस मुल्क के सर्वोच्च पद पर बैठकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नए नए कानून बनता था, जो 20 साल से श्रीलंकन राजनीति का रूहेरवां रहा था। राजपक्षे मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा कोबरा नाग था कि बुद्धिस्ट मॉन्क उसे अवतार मानने लगे थे। राजपक्षे ने 2009 में तमिल नेता लिट्टे के प्रभाकरण को मारकर 25 साल से चल रहे कत्लोगारत का खात्मा किया था, मगर राजपक्षे ने सिंहली बहुसंख्यक प्रभाकरण को मारकर मुस्लिम और क्रिश्चियन के खिलाफ नए कत्लेआम का महाज खोल दिया और सांप्रदायिकता का नशा सर चढ़कर पढ़े लिखे लोगों से लेकर गरीबों तक पहुंच गया। फिर वो तांडव करने लगा। 2008 तक श्रीलंका के पास $12 बिलियन फॉरेन करेंसी थी, जो मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के बाद यानी 2009 में घट गई और श्रीलंका पर $51 बिलियन का कर्ज हो गया। दवा, तेल, गैस खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं है और न कोई मुल्क मदद करने को तैयार था। 10 जुलाई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे के खानदानी मकान को सिंहली लोगों ने जला दिया और वो इस्तीफा देकर श्रीलंका छोड़कर भाग गया। आज श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल, तबाह मुल्क है। श्रीलंका की घटना अभी या फ्यूचर के राष्ट्रवादी, कम्युनल नेता और जनता के लिए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स है। अब बात करेंगे तबाह म्यांमार की, उसके बाद बहुत कुछ अहम जानकारी। अगस्त 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार की सेना ने नरसंहार किया। उसके बाद लाखों मुस्लिम बॉर्डर पार कर बांग्लादेश चले गए और आज तक वह बांग्लादेश में शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 2021 में म्यांमार की सेना ने प्रधानमंत्री आंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया। तब से म्यांमार में सैकड़ों अलग अलग रेजिस्टिंग फोर्सेस आपस में लड़कर मर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जिसकी वजह से म्यांमार के सीमावर्ती इलाके अनसिक्योर्ड हो गए हैं और म्यांमार तबाह हो चुका। मुसलमानों पर जुल्म करने वाली आधी सेना म्यांमार छोड़कर भाग गई। कुछ सेना के जवान अपनी पहचान छिपाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आधी आबादी जो मुसलमानों के नरसंहार में शामिल थी, आसपास के इलाकों या जंगलों में रहने को मजबूर है। म्यांमार की प्रधानमंत्री जेल में सड़ रही है। सारा देश एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ है और सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन बुद्धिस्ट धर्मगुरु असीम विराठू ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंग। मुसलमानों को घुसपैठियां बताकर उनका नरसंहार कर उन्हें बांग्लादेश में शरणार्थी बनाने वाले म्यांमार के लोग भारत के उन 19 गांव में घुसपैठिए बनाकर रहने लगे जो बॉर्डर लाइन पर है, और भारत के प्रधानमंत्री उन भारतीय मुसलमानों को घुसपैठियां कह रहे हैं जो हजारों सालों से भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन म्यांमार के घुसपैठियों के लिए मुंह से अम भी नहीं निकलता। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? पिछले 4 महीने से भारतीय चुनाव में कोई नेता हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं,
तो कोई 5 किलो अनाज बांट रहा है, और कोई बीड़ी तंबाकू के लिए खटाखट रुपया देने की बात कर रहा है, तो कोई संविधान खत्म कर दलित आरक्षण खत्म की बात कर रहा है, या संविधान फाड़कर फेंकने का डर बना रहा है, तो कोई काशी मथुरा मस्जिद तोड़कर मंदिर का नारा लगा रहा है। कहीं मुल्ले टाइट करने की बात हो रही है, कोई नेता बुर्का बैन करने का राग अलाप रहा है, कोई मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है, तो कोई मस्जिदों पर सिंबॉलिक तीर चला रहा है। कोई कह रहा है कि 6 महीनों में पोके हमारा हो जाएगा, लेकिन चाइना के घुसपैठ पर बात करने की किसी में हिम्मत नहीं, इसीलिए मुसलमानों को घुसपैठियां कहा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, ईरान पाकिस्तान, मुल्ले भगाओ, बुर्का बैन करो जैसे नारों से हमारे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का कोई नेता, वरिष्ठ पत्रकार, चमचे चमचियां देश की सीमा पर चीन या म्यांमार के आतंकवादियों से सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है, और हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। पीओके हमारा है, हम उसे लेकर ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चीन ने भारत के जिन हिस्सों पर हमला करके कब्जा किया है, सरकार उन इलाकों को वापस लेने का दावा कब करेगी? सारा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान किया जाता है। बीजेपी के नेता चीन का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पीओके का नाम लेने से भाजपा के वोट बढ़ते हैं, और चाइना का नाम लेने से भाजपा के वोट घट सकते हैं। मोदी जी और भाजपा संदेश खाली की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए हैं। जो बात बीजेपी नेता कहने से डरते हैं, वो बात मैं कहती हूं और आप भी कहिए, तिब्बत और शिनजियांग पर चीन का अवैध कब्जा है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।